नमस्ते। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जिंदगी में आपसे संवाद बनाए रखने के लिए पत्राचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप अभी तक तमाम तरह के पत्राचार से परिचित हो चुके हैं। अनौपचारिक है या औपचारिक है, संपादक के नाम, प्राचार्य के नाम या शिकायती पत्र, अपने सगे संबंधियों के नाम पत्र या अपने दोस्तों के नाम पत्र, अनेक प्रकार के जो पत्र होते हैं उनसे आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज मैं औपचारिक पत्रों का दायरा बढ़ाने जा रही हूँ, अर्थात औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यालय आपस में किस प्रकार से पत्र व्यवहार करते हैं या मुख्य कार्यालय अपने अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं उनसे किस तरह से पत्राचार करते हैं और उस पत्राचार में कौन कौन सी भिन्नताएं दिखाई देती हैं, अर्थात किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आज हम टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, मुख्य टिप्पणी क्या होती है, आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है, अनुस्मारक कब भेजा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, तो इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, अर्थात विभिन्न कार्यालय आपस में या अपने अधीनस्थ जो संस्थाएं होती हैं उनके बीच में किस प्रकार से पत्राचार करती हैं और इस पत्राचार के दौरान कौन से नियमों का पालन किया जाता है। सरकारी कार्यालय अनेक प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों से संबंधित जो कार्यालय होते हैं उनके अधीनस्थ संस्थाएं भी होती हैं, अधीनस्थ कार्यालय भी होते हैं और उनके बीच में अनेक मुद्दों पर, अनेक कार्यों पर पत्राचार भी होता है, अर्थात उनके कार्य संपन्न होते हैं पत्राचार के माध्यम से। तो अगर उनमें आपस में सूचनाएं मांगी जाती हैं, सूचनाएं भेजी जाती हैं या जो मुख्य कार्यालय होता है वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या कर्मचारियों को आदेश देता है, उस आदेश के दौरान किस तरह का जो पत्र होता है वह भेजा जाता है और उसके प्रारूप क्या होता है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो सरकारी पत्र होता है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है, अर्थात एक कार्यालय या विभाग या मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आते हैं। वह एक दूसरे के साथ किस तरह से पत्र व्यवहार किया जाता है, अर्थात वे आपस में जो पत्राचार करते हैं, यही जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसको हम सरकारी पत्र भी कह सकते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं अर्थात जो प्रारूप होता है उसके बारे में आप देखेंगे कि जो पत्र का शीर्ष होता है, अर्थात जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर उस विभाग का नाम लिखा जाता है। उस विभाग यानी किस विभाग से वह पत्र भेजा जा रहा है, यह हम उसके पत्र के शीर्ष पर जो लिखावट होती है उसी से पहचान जाते हैं। उसके बाद पत्र के बाईं तरफ जो फाइल संख्या ये लिखी जाती है, इसमें आप देखेंगे कि ये मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसमें आपने देखा कि हम अगर मान लीजिए एक काल्पनिक एक संस्था ले लेते हैं, वह है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान और वह नई दिल्ली में है और उसके अंतर्गत उसके अधीनस्थ जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह मुंबई में है और मुंबई कार्यालय से उस मुख्य कार्यालय के बीच में आपस में किस तरह से पत्र व्यवहार होता है, उस पत्र व्यवहार का एक यहाँ पर काल्पनिक चित्रण आपके बीच में रखा जा रहा है। तो जब मुंबई कार्यालय है वह मुख्य कार्यालय अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली उसके साथ पत्र व्यवहार किस तरह से कर रहा है, यानी कि मुंबई से ये पत्र भेजा जा रहा है और उसका शीर्ष पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम आ गया है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। अब इसमें पहले तो आपने जो यहाँ पर पढ़ा है कि उसका नाम ऊपर दे दिया जाता है। उसके बाद होता है कि
इसके बाईं तरफ यहाँ पर, ये है इसका बाईं तरफ, यहाँ पर फाइल संख्या दी जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि यह है जो पत्र भेजा जा रहा है ये किस विभाग के तहत और किस विषय पर भेजा जा रहा है। और विषय के साथ में यहाँ पर समय अर्थात दिनांक और जो वर्ष है उसके बारे में भी सूचना प्राप्त होती है। यहाँ आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि जगह और दिनांक दोनों लिखा गया है। इसके बाद सेवा में का प्रचलन वैसे आजकल कम होता जा रहा है, लेकिन सेवा में का अर्थ होता है कि किसको संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है। महानिदेशक है और उसका पद लिखा जाता है, यहाँ पर पद लिखा गया है यानी कि महानिदेशक, और उसके बाद यहाँ पर उस विभाग का नाम लिखा गया है और फिर वह जगह, वह जो विभाग है कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम दिया गया है। फिर आती है बारी विषय की। विषय में आप संक्षेप में जिस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं उसे यहाँ पर बताया जाता है, संक्षेप में बताया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं महोदय कह करके संबोधित भी किया है। ये हो गई है ऊपर का जो प्रारूप है, यानी कि सबसे पहले उसका विभाग का नाम है, फिर फाइल संख्या है, समय है, दिनांक है, और उसके बाद जिसकी सेवा में भेजा जा रहा है उसका पद और विभाग और जगह का नाम भी दे दिया जाता है। फिर अब बारी आती है विषय की, जिससे संक्षेप में अपना जो विषय है उसे यहाँ पर बता दिया जाता है और उसके बाद संबोधित किया जाता है महोदय कह करके। और उसके बाद बारी आती है कि आप किस बारे में ये पत्र लिखने जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो प्रशासनिक शब्दावली है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी पत्र लिखा जा रहा है तो प्रशासन से संबंधित जो शब्दावली होती है उसका ज्ञान भी हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो एक सहज, सरल और प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपनी बात लिखी गई है। और अंत में जो प्रेषक है अर्थात जो भेज रहा है वह अपना नाम लिखेगा, लेकिन भवदीय, और उसके नीचे आएंगे उसके हस्ताक्षर, और उसके बाद कोष्ठक का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा नाम लिखेगा और उसके नीचे अपना पद लिखेगा। तो ये आपका जो सरकारी पत्र है जो एक संस्था के द्वारा दूसरी संस्था को भेजा जा रहा है उसका प्रारूप बन गया है। तो इसके बाद आती है बारी कि ये जो पत्र जिस संस्था ने प्राप्त किया वहाँ पर जो अधिकारी हैं, सहायक अधिकारी हैं या मुख्य अधिकारी हैं, वे किस तरह से उस पर टिप्पणी करते हैं या उस पर अपनी राय जाहिर करते हैं। तो ये पत्र प्राप्त हुआ है मुंबई से दिल्ली मुख्य कार्यालय में, और वहाँ पर जो सहायक अधिकारी है उसे उसकी जो मेज होती है अर्थात उसके निर्देश में ला दिया जाता है। अब उसका कार्य है कि वह उस पर अपनी टिप्पणी लिखेगा। टिप्पणी यानी कि अपनी राय लिखेगा। तो टिप्पणी यहाँ पर किसे कहते हैं कि कोई भी आपके विचाराधीन पत्र आता है तो उसे निपटाने के लिए अर्थात उसे पूरा करने के लिए जो राय, जो मंतव्य, जो आदेश अथवा निर्देश आप जारी करते हैं उस पर लिखते हैं, वो टिप्पणी कहलाती है। और ये जो टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया है इसको हम टिप्पण कहते हैं। तो समझ गए, यानी कि जो पत्र सरकारी कार्यालय में आया है उस पर वहाँ के सहायक अधिकारी द्वारा जो अपनी राय लिखी जाती है उसे हम टिप्पणी कहते हैं, और टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम टिप्पण कहते हैं। तो इसके बाद है कि टिप्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। और ये जो कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं जो सहायक स्तर पर कार्य करते हैं उनके द्वारा सहायक स्तर का टिप्पण किया जाता है, और जो मुख्य अधिकारी होता है उसका अधिकारी स्तर का टिप्पण होता है। और सबसे पहले जो उस संस्था में जो पत्र प्राप्त किया गया, जो सबसे पहले जिस सहायक कर्मचारी ने उस पर टिप्पणी की उसे हम आरंभिक टिप्पणी कहते हैं।
या हम उसे मुख्य टिप्पणी कहते हैं। और इसमें मुख्य बात यह होती है कि इसमें जो मामला है उसका पहले संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। संक्षेप में पहले वो बताया जाता है कि किस मामले पर एक टिप्पणी की जा रही है, और उस टिप्पणी करने के बाद उसकी व्याख्या की जाती है, अर्थात कौन से नियम इससे संबंधित हैं उनके बारे में बताते हुए फिर अपनी राय दी जाती है। और टिप्पणी करने के बाद जो सहायक अधिकारी जो टिप्पणी कर रहा है वह दाईं तरफ अपने हस्ताक्षर करता है, और अपने जिस अधिकारी को वह अग्रेषित कर रहा है, अर्थात जिसको वह भेज रहा है अब, तो उसका पदनाम बाईं तरफ लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि जब मुख्य टिप्पणी की जा रही है उसमें पहले उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाता है, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है, उसके उससे संबंधित नियम निकाले जाते हैं, फिर अपनी राय दी जाती है, और अंत में जो टिप्पणी लिखने वाला जो है वह दाईं तरफ अपने हस्ताक्षर करता है, और जिस अधिकारी को प्रेषित कर रहा है उसका पदनाम बाईं तरफ लिखता है। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि संतुलित और शिष्ट भाषा होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, और इसमें व्यक्तिगत जो आक्षेप होते हैं या कोई पूर्वाग्रह है वह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि अन्य पुरुष में हमेशा लिखी जाती है, टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। देखिए मुख्य टिप्पणी है, यानी जो मुंबई कार्यालय से जो पत्र आया था दिल्ली मुख्य कार्यालय में, तो वहाँ पर जिस कर्मचारी ने वह पत्र प्राप्त किया और उसके बाद अपनी जो मुख्य टिप्पणी लिख रहा है, तो वह टिप्पणी यहाँ पर लिखी गई है। पहले उसका ब्यौरा दिया गया है कि जो मुंबई कार्यालय है वहाँ पर फ़ोन से संबंधित जो सीमा पैसे की लगाई गई है उसे बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी फाइल में कौन से पृष्ठ पर यह विषय है और इसमें कितनी सीमा निश्चित की गई है। और उसके बाद बताता है कि ये जो नियम जो निर्णय लिया गया था काफ़ी सोच समझ कर लिया गया था, और इस बारे में अब कुछ भी विचार नहीं किया जाना चाहिए, और अगर विचार किया भी जाता है, बढ़ाने की बात सोची भी जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ वह अपने पहले हस्ताक्षर करता है, फिर अपना नाम लिखता है, फिर पद लिखता है, और बाईं तरफ वह जिसे प्रेषित कर रहा है उस अधिकारी का पदनाम लिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्य टिप्पणी में पत्र प्रारूप का पालन नहीं किया गया है, यह बिल्कुल उससे अलग है एकदम से, ना कोई ऊपर विषय है ना कोई ऊपर संबोधन है, कुछ भी नहीं है। सीधा मुख्य टिप्पणी में सीधा पहले उसका सारांश देते हुए उससे संबंधित जो भी ब्यौरा उसके पास है उससे बताया गया, फिर अपनी राय जाहिर की गई है। और अंत में यहाँ पर आप देख सकते हैं दाईं तरफ वह अपना हस्ताक्षर करते हुए अपना नाम लिखता है, पदनाम लिखता है, और बाईं तरफ जिसे वह प्रेषित कर रहा है उसको पदनाम लिखता है। अब ये आ गया है सरकारी पत्र, और उसके बाद मुख्य टिप्पणी आ गया है। अब मुख्य टिप्पणी करने के बाद बारी आती है जिसे वह भेज रहा है, अब वह जो टिप्पणी करेगा उसे हम क्या नाम देंगे। तो सहायक अधिकारी या आरंभिक जो टिप्पणी करने वाला जो अधिकारी है वह जिस अधिकारी को अगली टिप्पणी करने के लिए भेजता है, और वह अधिकारी जो टिप्पणी करता है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। अर्थात सहायक अधिकारी की मुख्य टिप्पणी के बाद जिस अधिकारी द्वारा टिप्पणी की जाती है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया आनुषंगिक टिप्पणी करने की प्रक्रिया को हम आनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। तो इसमें जो अधिकारी है अपने जिस अधिकारी के पास से उसके पास टिप्पणी करने के लिए आए वह भेजा गया है पत्र, अगर वह उस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो आवश्यकता नहीं है कि वह दोबारा टिप्पणी करे, वह केवल अपने हस्ताक्षर भी कर सकता है और लिख भी सकता है कि मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूँ। और अगर वह उस टिप्पणी को और भी मजबूत बनाना चाहता है, तर्क संगत बनाना चाहता है, तो वह अपना मंतव्य जाहिर कर सकता है।
कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ या मैं असहमत हूँ या मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, वह किसी भी प्रकार की जो अपनी प्रतिक्रिया है वह उस पर लिख सकता है, और इसी को हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो मुख्य टिप्पणी की गई है उस पर वह किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं कर सकता है, अर्थात उसे काटने या बदलने या हटाने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। तो ये था मुख्य टिप्पणी, और उसके बाद आनुषंगिक टिप्पणी। देखिए ये आनुषंगिक टिप्पणी है, इसमें भी आप देख सकते हैं टिप्पणी में जो पत्र प्रारूप है उसका पालन नहीं है या उससे बिल्कुल भिन्न है। और इसमें जो आनुषंगिक टिप्पणी की गई है वह यहाँ पर लिखता है कि मैं ऊपर लिखी गई टिप्पणी से सहमत हूँ, और उसने अपना तर्क भी लिख दिया है कि मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछले 6 महीने से वे मुंबई कार्यालय में इस निर्धारित सीमा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो वो जो ज़्यादा खर्च किया जा रहा है वह राशि उनके वेतन से काटी जाए, अपना तर्क रख देता है। और नीचे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि वह अपने हस्ताक्षर करता है, फिर कोष्ठक में अपना नाम लिखता है, नीचे अपना पदनाम लिखता है, और जिसे वह भेज रहा है आगे विचारार्थ जिसके पास भेज रहा है उसका पदनाम लिखता है, बाईं तरफ है। तो अभी तक आप परिचित हो चुके हैं सरकारी पत्र, उसके बाद मुख्य टिप्पणी और उसके बाद आनुषंगिक टिप्पणी से आप परिचित हो चुके हैं। तो मुंबई कार्यालय से ये पत्र भेजा गया, दिल्ली मुख्य कार्यालय को भेजा गया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कार्यालय के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह वह पत्र जा रहा है, उस पर टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं और इसमें समय लगता जा रहा है। तो जो मुंबई कार्यालय है वह उन अधिकारियों को उस पत्र के बारे में याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे अनुस्मारक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, हिंदी में उसे बोला जाता है अनुस्मारक है। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसे याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप भी औपचारिक पत्र जैसा होता है, लेकिन आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं लिखी जाती, केवल उस पत्र के संदर्भ में उनको याद दिलाने का कार्य किया जाता है। क्योंकि अनुस्मारक कई हो सकते हैं, कई भेजे जा सकते हैं, तो उसमें संख्या भी डालनी चाहिए, यानी कि जैसे अनुस्मारक 1, 2 या 3, तो संख्या भी उसमें डालनी चाहिए। अब जैसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र मुंबई कार्यालय द्वारा लिखा गया, तो इसमें उसका प्रारूप तो ज्यों का त्यों रखा जाता है, यानी कि उस सबसे पहले ऊपर शीर्ष पर उसका कार्यालय का जो नाम है वो आता है, और बाईं तरफ फाइल संख्या, दिनांक, समय, जगह वो आती है, और उसके बाद सेवा में होता है, अर्थात जिसको वह पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम और उसका विभाग का नाम, और उसके बाद जगह का नाम आता है, और उसके बाद विषय आता है, अर्थात जिस संदर्भ में भेजा जा रहा है, और उसके बाद संबोधन आता है, यानी कि महोदय। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि याद दिलाने का कार्य किया जा रहा है कि 15 मार्च 2005 को भेजा गया था, और पत्र संख्या भी याद दिलाई गई है, और उसके बाद सीधे एक पंक्ति में अपनी बात को समाप्त किया गया है कि व्यय मोबाइल फोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी जो हमारी तरफ से अनुरोध किया गया था उस पर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। और फिर वही है बहुदीय कहकर, और अपने हस्ताक्षर है, नाम है और पदनाम है। अब जो सरकारी पत्र आपने पढ़ा वह पूरी तरह औपचारिक होता है, उसमें कहीं पर भी आप प्रिय इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए आप किसी को, जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो उसे आप जानते भी हैं निजी तौर पर, तो उसमें थोड़ी अनौपचारिकता आ जाती है, अर्थात उसमें थोड़ा मैत्री भाव आ जाता है। तो उसे हम जब ऐसा भाव नज़र आता है तो वहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र लिख दिए जाते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र कब लिखे जाते हैं? जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है, तब जो अर्ध सरकारी पत्र है वह लिखा जाता है। इसमें थोड़ी सी अनौपचारिकता आ जाती है।
तो ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब वह व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है या उससे कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहता है, तब ये अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। इसमें भी थोड़े से बदलाव हैं, लेकिन लगभग वही प्रारूप होता है। इसमें एक बदलाव तो ये होता है कि बाईं ओर इसमें प्रेषक का नाम लिख दिया जाता है। बाईं तरफ जो प्रेषक होता है, अर्थात जो लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसका नाम बाईं तरफ लिख दिया जाता है। जैसे इसने लिखा है गुरफान अहमद उप महानिदेशक, तो उसका नाम अर्थात उसका जिसे आप अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं और जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वह अपना नाम और अपना पद यहाँ पर बाईं तरफ फाइल संख्या के नीचे लिख देता है। फिर यहाँ पर वह उसे संबोधित कर सकता है प्रिय कह करके, अर्थात थोड़ा सा जो अनौपचारिक रवैया है वो यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अर्थात उसे जिसे वह पत्र लिख रहा है उसे प्रिय कह करके संबोधित कर देता है। प्रिय या प्रियवर, इस तरह के संबोधन यहाँ पर हो जाते हैं। और इसमें फिर विषय की भी आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात के संदर्भ में कौन सा पत्र है, सीधा सीधा वो अपनी बात कराता है और उससे याद दिलाता है कि उसने कौन सा पत्र भेजा था और बताता है कि आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। और लेकिन ये जो कार्रवाई होगी उसके लिए बोर्ड की सहमति आवश्यक है, अर्थात उससे पहले इसके बारे में बैठक करनी आवश्यक है और बैठक के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे हम आपको अवगत करा देंगे, अर्थात परिचित करा देंगे। ये लिखा गया। और अंत में आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ इसमें बहुधीय नहीं लिखा गया है। बहुधीय पूरी तरह औपचारिक होता है, लेकिन यह सरकारी पत्र है, इसमें थोड़ी सी अनौपचारिकता है। तो इसमें आप यहाँ पर आपका लिखेंगे, आपका, और उसके नीचे आप लिखते हैं पहले करते हैं अपना हस्ताक्षर और फिर लिखते हैं अपना नाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर पदनाम नहीं आया है जो सरकारी पत्र में आता है, लेकिन यहाँ पर केवल नाम आया है। फिर आप बाईं तरफ जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पदनाम और उसका पूरा पता लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सरकारी पत्र बन जाता है। फिर सरकारी पत्र के बाद बात आती है एक और टिप्पणी की, अर्थात जो एक और टिप्पणी है उसके बारे में बातचीत उसके बारे आती है कि इसमें कौन सी टिप्पणी की जा रही है। ये जो टिप्पणी है ये वैसे तो जो मुख्य आरंभिक टिप्पणी की गई थी, मुख्य टिप्पणी की गई थी, उससे थोड़ी मिलती जुलती होती है। लेकिन ये जो टिप्पणी है स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ये टिप्पणी जब लिखी जा रही है तो पहले आप उसके बारे में पूरा पढ़ लें, अर्थात वो मसला वो मुद्दा जिस पर ये टिप्पणी लिखी जा रही है वो मुद्दा आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। और इस टिप्पणी के दौरान आप पिछली सभी टिप्पणियों को इसके साथ संलग्न करते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि आप किस लिए अंत में कौन सा जो निष्कर्ष है वो निकालने जा रहे हैं। तो ये टिप्पणी है। ये टिप्पणी लिखते हुए एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है कि जो अब बोर्ड की बैठक होगी उसमें किस विचार पर आपसी विचार विमर्श किया जाएगा, किस मुद्दे पर आपसी विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग दे दिया जाता है कि कौन से किस बैठक को किस विभाग में और कौन सी टिप्पणी विचार के लिए प्रस्तुत की जा रही है। फिर विषय दे दिया जाता है और यहाँ पर आप पूरा जो मसला है उसे लिख देते हैं और अंत में लिखते हैं बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत।